नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कला जगत के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली और मशहूर कलाकृति के बारे में। इसके पीछे छिपे रहस्य, विज्ञान और एक ऐसी चोरी की कहानी जिसने इतिहास ही रच दिया। अरबों डॉलर की मुस्कान, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि एक चौंकाने वाली सच्चाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। 1 अरब डॉलर, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के समय में इस एक अकेली पेंटिंग की कीमत लगभग इतनी ही आंकी गई है। सोचिए जरा, ये सिर्फ कैनवस पर बिखरे हुए कुछ रंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। इतनी बड़ी रकम सुनकर किसी के भी मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली पेंटिंग में ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना अनमोल बनाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक बेहद ही रोमांचक पन्ने की ओर ले जाता है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 21 अगस्त 1911 के दिन सोमवार की सुबह थी और पेरिस की सड़कें हमेशा की तरह लोगों की भीड़ से गुलजार थी। लेकिन पिछली रात लूवर म्यूजियम के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरी दुनिया बेखबर थी। 3 आदमी रात भर म्यूजियम में छिपे रहे और सुबह 8:45 पर वे दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग को बस एक साधारण से कंबल में लपेटकर वहां से फरार हो गए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि कला जगत की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। अब इस क्राइम स्टोरी को यहीं थोड़ा पॉज करते हैं और आते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल पर कि आखिर ये मैडम लिसा थी कौन। चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। 1550 में कलाकार जियोर्जियो वेसारी ने पहली बार ये खुलासा किया था कि ये महिला लिसा घेरार्डिनी है, जिनकी शादी फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांचेस्को जियोकोंडो से हुई थी। अब देखिए, इतालवी भाषा में मैडोना का मतलब मैडम होता है। यही नाम धीरे धीरे छोटा होकर मोना बन गया और नाम पड़ा मोनालिसा यानी मैडम लिसा। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद उनका सरनेम जियोकोंडो हो गया था, जिसका मतलब होता है खुशमिजाज या हंसमुख, और इसीलिए इसे ला जियोकोंडा भी कहा जाता है। हालांकि उस वक्त वसारी की बात पर तुरंत किसी ने यकीन नहीं किया। समय के साथ कई अजीबोगरीब थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची की मां की तस्वीर है, तो कुछ ने इसे इटली के राजघराने की किसी रानी की तस्वीर बताया। और सबसे दिलचस्प थ्योरी तो 1987 में आई, जब एक डिजिटल एनालिसिस में दावा किया गया कि ये असल में दा विंची का अपना ही पोर्ट्रेट है। लेकिन खैर, आज ये साबित हो चुका है कि ये महिला असल में लिसा ही हैं। फ्लोरेंस के एक प्रोफेसर ने लिसा के जीवन के कई अहम पड़ाव खोज निकाले। 1499 में लिसा ने अपनी बेटी को खो दिया था, जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा दुख था। अगर आप पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिसा के बालों पर एक बारीक सा पर्दा नजर आता है, जिसे शोक का पर्दा माना जाता है। 1502 में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ और उसके ठीक बाद 1503 में इस पेंटिंग को बनाने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पेंटिंग को अमर बना दिया, यानी उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान और उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान। यहाँ एक बड़ी ही मजेदार और चौंकाने वाली बात है। 1 अरब डॉलर की ये पेंटिंग किसी विशाल कैनवस पर नहीं, बल्कि पॉपुलर नाम की लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर बनी है। इसका आकार सिर्फ 77 सेंटीमीटर लंबा और 53 सेंटीमीटर चौड़ा है। आज ये हमें काफी भूरी और पीली दिखाई देती है, लेकिन असल में ये पीलापन सदियों के समय और उस वार्निश की परत का नतीजा है जो इसे नमी से बचाने के लिए लगाई गई थी। दा विंची के इस जादुई कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी एक खास तकनीक में छिपा है, जिसे स्फुमाटो कहते हैं। स्फुमाटो का सीधा सा मतलब है रंगों को इतनी बारीकी से ब्लेंड करना कि कोई भी सख्त आउटलाइन ना दिखे। आप ध्यान से देखिए कि कैसे लिसा के बाल पीछे मौजूद अर्नो वैली के बैकग्राउंड में बिना किसी स्पष्ट रेखा के एकदम घुल मिल जाते हैं, और यही वो धुंधलापन है जो उस रहस्यमय मुस्कान की नींव तैयार करता है। दा विंची का जुनून सिर्फ कैनवस और रंगों तक ही सीमित नहीं था। अपनी कला को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने फ्लोरेंस के एक अस्पताल में कई रातें बिताईं, जहां वे इंसानी चेहरों की चीरफाड़ करके उनकी मांसपेशियों का अध्ययन करते थे। वो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर होठों की वो कौन सी बारीक नसें और मांसपेशियां हैं जो मिलकर एक मुस्कान पैदा करती हैं। कमाल का डेडिकेशन है ना। और ये बात तो आपको सच में हैरान कर देगी। दा विंची ने सिर्फ इंसानों पर ही रिसर्च नहीं की। अपनी समझ को पक्का करने के लिए उन्होंने इंसानी चेहरे की मांसपेशियों को घोड़ों की मांसपेशियों से कंपेयर किया। वो जानना चाहते थे कि जो मांसपेशी घोड़े के नथुने उठाती है, क्या वैसी ही कोई मांसपेशी इंसान के होठों के आसपास भी काम करती है। एक मुस्कान को समझने के लिए इस हद तक का वैज्ञानिक प्रयोग इतिहास में शायद ही किसी और ने किया हो। मांसपेशियों के बाद दा विंची ने ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान का भी सहारा लिया। उन्हें पता था कि हमारी आंखों का केंद्र एकदम बारीक डिटेल्स देखता है, जबकि बाहरी हिस्सा परछाइयों को ज्यादा पकड़ता है।
अगर आप मोनालिसा के होठों के बीच की रेखा को बिल्कुल सीधे देखेंगे तो वो एकदम सपाट है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र उनके चेहरे के किसी और हिस्से पे जाती है, स्फुमाटो तकनीक से बनी वो परछाइयाँ आपकी आंखों के बाहरी हिस्से से टकराती हैं और अचानक वो मुस्कान उभर आती है। ये सच में एक जीनियस ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो अब तक की कहानी काफी दिलचस्प रही है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मोनालिसा हैं? चलिए इस नए ट्विस्ट को समझते हैं। 1504 में मशहूर कलाकार राफेल ने पेन और इंक से एक स्केच बनाया था। अब इस स्केच के बैकग्राउंड में आपको 2 बड़े खंभे दिखाई देंगे जो पेरिस के लूवर म्यूजियम वाली मोनालिसा में बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राफेल ने कोई दूसरी मोनालिसा देखकर ये स्केच बनाया था? ये एक बहुत बड़ा हिंट था कि शायद कोई दूसरी पेंटिंग भी मौजूद है। और इसी सवाल का जवाब 1914 में लंदन के पास मिला, जब आइलवर्थ मोनालिसा नाम की एक दूसरी पेंटिंग दुनिया के सामने आई। दोनों के बीच के अंतर एकदम साफ हैं। इसमें महिला काफी कम उम्र की दिख रही है, उसका सिर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे के भाव एकदम स्पष्ट हैं। वो मशहूर रहस्य इसमें गायब है। 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने इन दोनों को लेकर पड़ताल की और 2 मुख्य थ्योरी सामने रखी। पहली थ्योरी ये है कि दाविंची ने दोनों पूरी पेंटिंग खुद बनाई थी और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि दाविंची ने सिर्फ चेहरा और हाथ बनाए, जबकि बैकग्राउंड का काम उनके किसी कम अनुभवी असिस्टेंट ने पूरा किया। हालांकि इन थ्योरीज को अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। अब वापस चलते हैं अपनी उस अधूरी कहानी पर जिसने इस पेंटिंग को दुनिया भर में रातों रात मशहूर कर दिया। 1911 की वो महान चोरी। उस चोरी का मास्टरमाइंड कोई बहुत बड़ा पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, बल्कि म्यूजियम का ही एक कर्मचारी था, विंसेंजो पेरुगिया। वो एक कट्टर इतालवी राष्ट्रवादी था और उसका मानना था कि चूंकि दाविंची इटली के थे, इसलिए ये पेंटिंग इटली के म्यूजियम में होनी चाहिए। और पता है उसने क्या किया? उसने इस पेंटिंग को पूरे 2 साल तक अपने छोटे से घर में छिपा कर रखा। लेकिन 2 साल बाद जब पेरुगिया का सब्र टूट गया तो उसने फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर को इसे बेचने की कोशिश की। यहीं उसने गलती कर दी। आर्ट डीलर ने तुरंत पेंटिंग के पीछे लूवर म्यूजियम का स्टैंप देख लिया। पेरुगिया को 6 महीने की जेल हुई और आखिरकार 4 जनवरी 1914 को मोनालिसा सुरक्षित लूवर म्यूजियम वापस लौट आई। इस चोरी और सदियों के सफर को झेलने के बाद आज मोनालिसा को जिस तरह से सुरक्षित रखा गया है वो किसी वीआईपी सिक्योरिटी से कम नहीं है। बुलेट प्रूफ कांच, 18 से 21 डिग्री सेल्सियस का एकदम कड़ा तापमान और नमी को बिल्कुल 50% पर मेंटेन रखना, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लकड़ी पर बनी ये बेशकीमती पेंटिंग आने वाली कई सदियों तक सुरक्षित रहे। और ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ी और शानदार विडंबना को दर्शाती है। सच्चाई तो यह है कि 1911 की उस चोरी से पहले आम जनता मोनालिसा के बारे में कुछ खास जानती ही नहीं थी। लेकिन इस चोरी और उसके बाद चले ग्लोबल मैनहंट ने इसे अखबारों के फ्रंट पेज पर ला दिया। सच कहें तो इस पेंटिंग को एक लेजेंड बनाने का बहुत बड़ा श्रेय उसी चोर विंसेंजो पेरुगिया को जाता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दा विंची की वैज्ञानिक प्रतिभा, स्फुमाटो तकनीक और वो मुस्कान अपनी जगह है, लेकिन क्या मोनालिसा आज अपनी बेजोड़ कला के कारण दुनिया की सबसे महान पेंटिंग है, या फिर इसके पीछे की उस अविश्वसनीय कहानी के कारण जिसने इसे दुनिया के हर घर तक पहुंचा दिया? इसका जवाब आप खुद तय कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।